बारिश में गरीब बहू के घर अमीर सहेली। 5वीं कक्षा की मीरा और करीना हाथ पकड़कर स्कूल की रिसेस में खेल रही थी। आओ मिलो, सीलो सालो, कच्चा धागा, रेस लगा लो। आओ मिलो सीलो सालो, कच्चा धागा, रेस लगा लो। 10 पत्ते दौड़े, एक पत्ता कच्चा, हिरन का बच्चा। हिरन गया पानी में, पकड़ा उसकी नानी ने। नानी गई लंदन, वहाँ से लाई 2 कंगन। कंगन गए टूट, नानी गई रूठ। नानी को मनाएंगे, रसमलाई खाएंगे। रसमलाई अच्छी, उसमें पाई मच्छी। मच्छी में काटा, तेरा मेरा चाटा। आउच! बहुत जोर की मार दिया तूने करीना। आउच! तूने भी तो मारा पागल, मीरा की बच्ची। हे मजा आता है ना यार इससे। हाँ यार, ये बात तो तूने बिल्कुल ठीक कही है। बारिश का मौसम हो रहा है, बारिश आने वाली है। मीरा के इतने कहते ही झमाझम बारिश होने लगती है। वाओ यार, बारिश आ गई। अब हम भीगेंगे, मजा करेंगे। उस कीचड़ वाले गड्ढे में चले कूदने, मजा आएगा। पर तेरी मम्मी ने तुझे डांटा तो तेरे कपड़े खराब हो गए। पर मेरी मम्मी तो कुछ नहीं बोलेंगी। अरे चल यार, मैं अमीर हूँ, मेरी मम्मी मुझे एक और ड्रेस दिला देंगी। हम चलते हैं। ये दोनों सहेलियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर कीचड़ के पानी में बारिश में कूदने लगती हैं और बारिश के मजे लेती हैं। उन्हें बारिश का मौसम बहुत पसंद था। दोनों के बीच इतनी गहरी दोस्ती थी कि उनके बीच अमीर गरीब की दीवार नहीं थी। दरअसल मीरा एक गरीब परिवार से थी। उसके बावजूद भी करीना सब जानकर उसकी दोस्त बनती है। हमेशा उसका क्लास में, पढ़ाई में, खेलकूद में उसका साथ देती है। वक्त के साथ दोनों सहेलियां बड़ी हो जाती हैं। एक दिन कॉलेज की पार्टी के लिए तैयार होकर करीना मीरा के घर आकर कहती है, मीरा, ये क्या, तूने अभी तक सूट ही पहना हुआ है, तो तैयार क्यों नहीं हुई? पार्टी में जाना नहीं है क्या? जानती है ना, फेयरवेल पार्टी में सबको आना है। हाँ यार, पर मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, ये तो तू जानती है ना सैंडल है, इसीलिए मैं नहीं जाना चाहती। पुराने कपड़ों में भी जाऊंगी तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए मुझे नहीं जाना। अरे तो मेरे होते हुए ऐसा कैसे सोच सकती है? तू जानती है ना, तेरी सहेली तेरे कहते ही हर चीज ले आएगी। ये कपड़े क्या चीज हैं? चल तुझे मॉल से कुछ दिला कर लाऊं। ऐसा तैयार करूंगी कि सब देखते ही रह जाएंगे। ये कहते ही करीना उसे मॉल से अच्छे कपड़े दिलाकर पार्लर से रेडी कराती है, जहाँ उसकी काया ही पलट जाती है। देखा तू, कितनी सुंदर लग रही है। कॉलेज में तेरा कोई मजाक भी नहीं उड़ा सकता। उल्टा लड़के तुझे देखकर तेरे दीवाने हो जाएंगे। वो तो है, क्योंकि ये सब मेरी बेस्टी करीना का कमाल है। अब जल्दी चल, वरना फेयरवेल पार्टी खत्म हो जाएगी, फिर कोई लट्टू भी नहीं होगा तुझ पर। दोनों फेयरवेल पार्टी में पहुंचती हैं कि निखिल और सम्राट मीरा को देखकर हैरान रह जाते हैं। ये तो अपनी कॉलेज की गरीब मीरा है ना, जरा देख तो, इसकी अमीर सहेली के कारण इसकी काया ही पलट गई। महंगी ड्रेस, महंगी सैंडल। हाँ भाई, अरे तू भूल गया क्या, इसकी अमीर सहेली ने इस पर पैसे खर्च किए हैं, तभी तो इतनी सुंदर दिख रही है। इन गरीब लोगों की फितरत ही ऐसी होती है, अमीरों के साथ दोस्ती कर बैठते हैं और उनके पैसे खाते हैं। बंद करो अपनी बकवास, बहुत बोल दिया तुम लोगों ने। ये बोलकर मीरा वहाँ से चली जाती है। ये देखकर करीना को बहुत गुस्सा आता है और वो उन दोनों को सबक सिखाती है, जिसके बाद वो दोनों माफी मांगकर पार्टी से चले जाते हैं और करीना मीरा भी पार्टी को एंजॉय करते हैं। वक्त गुजरता है, करीना अपनी पढ़ाई के लिए विदेश चली जाती है। दूसरी ओर मीरा की शादी गरीब केतन से हो जाती है, जहाँ वो बहुत खुश थी। फिर उसका बेटा डुग्गू उसकी जिंदगी में आता है, जो कि 1 साल का था। पर केतन की नौकरी का कोई ठिकाना नहीं था। उसके मालिक का काम ठप हो जाता है। फिर एक सुबह डुग्गू रो रहा था। अली अली अली, कहाँ हुआ मेरे प्याले छी डुग्गू को? अरे क्या हुआ बहू, लल्ला इतना रो क्यों रहा है? माँ जी, इसे भूख लगी है, शायद घर में कुछ खाने को भी नहीं है। क्यों ना मैं दाल चावल मिलाकर खिचड़ी बना लूं, हम सब भी वही खा लेंगे और डुग्गू भी। हाँ बहू, ये ठीक रहेगा, और थोड़ा ज्यादा पानी डालना ताकि रात तक काम चल जाए। माँ मुझे माफ कर दो, मैं घर का खर्चा सही से चला नहीं पा रहा, आपकी दवाई नहीं आ पा रही, और अब तो डुग्गू भी थोड़ा बहुत खाने लग गया। कोई बात नहीं बेटा, आज तू अपने मालिक से बात करना। केतन जी, आप खाना खाकर जाइएगा। नहीं मीरा, इतनी टेंशन है कि मैं चैन से बैठकर घर पर कुछ खा भी नहीं सकता। अच्छा, डुग्गू का ख्याल रखना। इतना कहकर केतन चला जाता है।
फिर वो पानी वाली खिचड़ी बना देती है। दोपहर में सास बहू वही खाते हैं। खाते वक्त अचानक से मौसम बिगड़ जाता है और तेज बारिश होने लगती है, जिसके कारण उनके घर की छत से पानी टप टप करने लगता है और पानी मनोरमा की थाली में पड़ जाता है। हे भगवान, ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं कि चैन से खाना भी नसीब नहीं हो रहा। अब बरसात की बूंदें हमें परेशान करेंगी। गरीबी से तो तंग ही हो गए हैं। माँ जी, इधर खाना खा लीजिए, मैं यहाँ पर पतीला रख देती हूँ, गीला नहीं होगा फर्श। शाम को केतन घर पर वापस आता है तो जगह जगह पतीले और बाल्टी रखा हुआ देखकर कहता है, ये क्या, अब हमें इस चीज से भी जूझना पड़ेगा। घर की मरम्मत के लिए भी 2-4 हजार तो चाहिए ही चाहिए। बहुत बदनसीब महसूस हो रहा है मीरा। केतन, आप परेशान मत हो, बस कुछ दिन की कठिनाई है ये। घर में पैसे नहीं थे, मालिक से बहुत बोला, तब जाकर उन्होंने मुझे 100 रुपए दिए हैं। अब तुम देख लो इसका क्या करना है। कल सामान ले आऊंगी, फिलहाल आप खाना खा लीजिए। इसके बाद सब बैठकर खाना खाते हैं और जमीन पर सो जाते हैं। अगले दिन केतन उठकर देखता है तो उसकी नजर खिड़की से बाहर जाती है, जहां सारी सड़क पर पानी भर गया था। तभी एक गाड़ी उसके घर के सामने रुकी, जिसमें से छाता पकड़ा हुआ एक ड्राइवर, हाथों में सामान लिए हुए एक महिला जिसने चश्मा लगाया हुआ था, उसके साथ करीना के घर के अंदर आती है। मीरा, मीरा कहाँ है तू? करीना, तू अचानक, वो भी इतनी बारिश में कैसे आना हुआ? तेरी बहुत याद आ रही थी। मैं किसी काम से यहाँ से गुजर रही थी, फिर याद आया तेरा घर भी यहीं पड़ता है, तो मैं मुकेश को लेकर यहीं आ गई। ये देख कितने सारे तोहफे लेकर आई हूँ तेरे लिए। और तेरा बेटा भी है ना, ला इसे मुझे गोद में दे। डुक्कू मासी को हेलो बोलो। बहुत ही प्यारा बच्चा है। पूरे 6 साल बाद मिल रहे हैं ना हम। मीरा, बचपन के साथ रहे हैं हम और फिर अब अलग होना पड़ गया। अरे ये क्या, बारिश का पानी थोड़ा थोड़ा तुम्हारे घर में आ गया है। मुझे लगता है करीना, हमें चलना चाहिए। खामखा तुम्हारी दोस्त परेशान हो जाएगी। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत सोचो, बल्कि हमें तो बहुत खुशी है। बहू, जरा कुर्सी लेकर आ, क्योंकि जमीन पर काफी पानी है। हमें अपनी सेवा करने का मौका तो दो। माँ जी, केतन जी, आप थोड़ा सा यहाँ संभालिए, मैं बाहर से कुछ लेकर आती हूँ। तभी मीरा बरसात में सर पर पन्नी रखकर भरी सड़क पर धीरे धीरे दुकान की तरफ जाती है और हलवाई वाले से समोसे, कोल्ड ड्रिंक लेकर आ जाती है, जिसे वो अपनी अमीर सहेली और उसके पति के सामने रखती है। करीना, तू तो जानती है हमें बारिश का मौसम कितना पसंद था। देख, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म समोसे लाई हूँ, और जीजू आपके लिए भी। खाइए। हम खा लेंगे। आप खा लीजिए, मैं जब तक किसी तरीके से पानी रोकता हूँ। और मैं आप दोनों के लिए गर्मा गर्म भजिया बनाकर लाती हूँ। ये बोलकर मीरा गैस पर गरम गरम पकौड़े बनाती है। वहीं मुकेश और करीना टेबल और मेज पर बैठकर खाना खाते हैं और डुग्गू को मनोरमा संभालती है। केतन बाल्टी लेकर बारिश का पानी बाहर करता है। घर की ये दशा देखकर करीना बिना बताए मीरा और उसके ससुराल वालों को मदद करने की ठान लेती है। इतने में मीरा आती है। ये लीजिए, आप दोनों के लिए गर्मा गर्म भजिया तैयार हैं, वो भी हरी चटनी के साथ। खा लीजिए। अच्छा मीरा, मेरी एक बात सुनेगी? मेरी सास यहाँ पर नहीं है और यहाँ बारिश भी बहुत है, तो क्यों ना आप सब लोग कुछ दिन के लिए मेरे घर पर आ जाओ। इतने में बारिश का पानी भी सूख जाएगा और मैं डुग्गू के साथ खेल भी लूंगी। अरे केतन भाई साहब, मेरे ऑफिस में एक एम्प्लॉय की जगह कम हो गई है, तो क्या आप आ जाओगे? मुझे आप जैसा भरोसेमंद आदमी चाहिए। सच में आपको अपनी कंपनी में ज़रूरत है तो मैं आपका सुझाव स्वीकार करता हूँ। जब तक मैं भी इस घर की मरम्मत करवा लूँगा, बारिश के पानी से खराब हो गया है। हाँ हाँ बिल्कुल जीजू। मीरा, आजा बैठ जा, तू भी मेरे साथ चाय पकौड़े खाकर बातें करना। हाँ हाँ बिल्कुल। ये सुनकर दोनों सहेली खूब एक दूसरे से बहुत देर तक बातें करती हैं। बारिश का बहाव भी कम हो जाता है और कुछ दिनों बाद करीना अपनी गरीब सहेली के परिवार को अपने घर पर रखती है। इतने में उसके घर की मरम्मत हो जाती है और केतन मुकेश की कंपनी में काम करके अपने घर की परिस्थिति धीरे धीरे बेहतर कर लेता है और वो सब खुशी खुशी रहने लगते। देखो निधि, कल तुम्हारी छोटी बहन को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, इसीलिए तुम सारी तैयारी अच्छे से करके रखना। तुम जानती हो ना, तुम्हारी बहन के पहले भी कई सारे रिश्ते टूट गए हैं, लेकिन ये वाला रिश्ता बहुत ज्यादा खास है, इसीलिए तुम्हें मैंने यहाँ तुम्हारे ससुराल से बुला लिया है। अरे माँ, आप चिंता मत करो, मैं अपनी जिम्मेवारी समझती हूँ। काव्या का रंग काला था, जिसकी वजह से उसका एक भी रिश्ता तय नहीं हो पा रहा था।
निधि और उसकी माँ कल्याणी इस बात से बहुत ज्यादा परेशान थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी थी। ये लीजिए, मेरी बहन काव्या ने अपने हाथों से गर्मा गर्म पकौड़े और नाश्ता तैयार किया है, खाइए, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। अरे ये सब तो ठीक है, लेकिन ये तो बताओ तुम्हारी छोटी बहन कहाँ है? अमृता के कहने पर निधि कमरे में जाती है और अपनी बहन से कहती है, अरे ये क्या, अभी तक तैयार नहीं हुई? दीदी, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अगर उन लोगों ने मेरे रिश्ते के लिए मना कर दिया तो? ओहो, मेरी प्यारी बहन, कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। निधि खुद अपने हाथों से अपनी छोटी बहन को तैयार करती है। काव्या बहुत काली थी, जिसकी वजह से इतना तैयार होने के बाद भी वो कुछ ज्यादा खास नहीं दिखाई देती। जैसे ही निधि काव्या को तैयार करने के बाद नीचे लेकर आती है, उसे देखते ही अमृता हैरान रह जाती है। हे भगवान, इतनी काली लड़की! अरे इतनी काली लड़की को मैं अपने घर की बहू कैसे बना सकती हूँ? ये सुनते ही काव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे आप इतनी समझदार होकर ये कैसी बातें कर रही हो? भगवान ने दुनिया में 2 ही रंग बनाए हैं, एक काला और एक गोरा। फर्क क्या पड़ता है? अगर इंसान काला है तो? अरे उसका दिल साफ होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। निधि की ये बातें सुनकर अमृता भी कुछ देर के लिए शांत हो जाती है, जिसके बाद अमृता को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सभी से माफी मांगते हुए कहती है, रंग रूप में मैं भी काली ही हूँ। मैंने जो चीजें अपने लिए सहन की उसके बारे में मैं भूल ही गई थी, और अभी मुझे समझ आया कि मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी। काव्या मुझे पसंद है और अब काव्या ही मेरे घर की बहू बनेगी। अमृता रिश्ता पक्का कर देती है, जिसके बाद कुछ ही दिनों में शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। देखते ही देखते वो दिन भी आ जाता है जिस दिन काव्या की शादी रोहित से होती है। काव्या से शादी करके रोहित उसे अपने घर ले जाता है और शादी के बाद काव्या की जिंदगी अच्छी खासी चलने लगती है। माँ जी, ये लीजिए आपका नाश्ता, और रोहित जी, आपके नाश्ते के साथ ही आपका लंच समय से खा लीजिएगा। अरे बहू, जब से तू इस घर के अंदर आई है, तूने पूरे घर को बहुत अच्छे से संभाला है। भगवान तुझे इसी तरह सलामत रखे। अमृता से आशीर्वाद लेने के बाद काव्या बहुत खुश होती है और खुशी खुशी रसोई में जाकर खाना बना रही होती है। तभी उसके फोन पर उसकी बड़ी बहन की कॉल आती है। अरे वाह, यकीन ही नहीं होता, आज इतनी सुबह सुबह तुमने मुझे याद किया। बताओ, कोई बात है क्या? दूसरी तरफ निधि बहुत जोरों से रो रही होती है। निधि और रोते हुए कहती है, मेरी दुनिया उजड़ गई, मैं बर्बाद हो गई, सब कुछ चला गया, मेरा पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। मैं विधवा हो गई हूँ, मेरी बहन, मैं विधवा हो गई हूँ। ये सुनते ही काव्या के हाथों से फोन छूट जाता है और वो रोने लगती है, जिसके बाद वो अपने परिवार के सभी सदस्यों को इसके बारे में बताती है। सबको बहुत अफसोस होता है, जिसके दौरान रोहित अमृता से कहता है, मेरी मानो तो तुम अपनी बहन के पास चली जाओ, उसे अभी तुम्हारी जरूरत है। आपने बिल्कुल सही कहा, मेरी बड़ी बहन ने हमेशा से मेरा साथ दिया है, आज उसे मेरी बहुत जरूरत है, मुझे उसके पास जाना चाहिए। काव्या अपना सामान पैक करती है और अपनी बहन के पास पहुंच जाती है। कुछ दिन उसके पास रुकने के बाद काव्या उसे अपने साथ अपनी ससुराल ले आती है। तुम्हारे साथ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, और काव्या बहू ने बहुत अच्छा किया जो तुम्हें यहाँ पर ले आई। यहाँ पर रहकर तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। मेरी जिंदगी तो बेरंग हो गई है माँ जी, अब मैं आपको क्या बताऊं, मेरी बहन मेरा बहुत साथ दे रही है। लाओ, मुझे ये सारा सामान दे दो, मैं आपका सामान कमरे में रख देता हूँ। रोहित निधि का सारा सामान अपने कमरे के बराबर वाले कमरे में रख देता है, जिसके बाद निधि उसी कमरे में रहने लगती है। कुछ ही दिनों में निधि अपनी छोटी बहन के ससुराल में आकर अच्छे से रहने लगती है और सभी के साथ घुल मिल जाती है। ऐसा लगता है जैसे उसकी जिंदगी का गम धीरे धीरे जा रहा हो। तो वहीं निधि को मन ही मन रोहित भी पसंद आने लगता है, क्योंकि रोहित उसे हमेशा बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। अरे ये क्या, इतना सा खाना खाओगे तो फिर तंदुरुस्त कैसे होगे? ये लो, 1 रोटी एक्स्ट्रा खाओ। क्या बात है, आपने मुझे तो कभी एक्स्ट्रा रोटी नहीं दी। क्योंकि तुम पहले ही पेट भरकर खाना खा लेती हो, इसलिए तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ती कहने की। सभी लोग हंसी मजाक करके खाना खा रहे होते हैं, लेकिन ये हंसी मजाक कब दुखों के पहाड़ की तरह टूटने वाला था, किसी को इसका अंदाजा भी नहीं था।
अब ना केवल निधि को रोहित पसंद था, बल्कि रोहित भी निधि की खूबसूरती और सुंदरता की तरफ खींचा जा रहा था। अब दोनों एक दूसरे के साथ टाइम भी स्पेंड करने लगते हैं। अच्छा, मैं छत पर जा रहा हूँ, अगर तुम्हें आना हो तो आ जाना। नहीं जी, मुझे तो अभी बहुत सारे काम करने हैं, पहले मैं सारे काम कर लूं, उसके बाद सोचूंगी। काव्या ऐसा कहकर घर के कामों में लग जाती है, तो वहीं रोहित छत पर पहुंच जाता है। छत पर पहले से ही निधि मौजूद थी। आ गए आप? आपका ही इंतजार था मुझे। निधि रोहित को ऐसा कहकर गले से लगा लेती है। रोहित भी निधि से छत पर प्यार भरी बातें करने लगता है। काश मेरी शादी तुम्हारी छोटी बहन नहीं बल्कि तुमसे हुई होती, तो आज हम दोनों बहुत खुश होते। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं? मेरे पास एक प्लान है। माँ को और काव्या को कुछ दिनों के लिए घर से बाहर भेज देते हैं, और इस बीच मैं तुम किसी बहाने घर पर रुक जाना, इसके चलते हमें थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा। रोहित अपने प्लान के बारे में निधि को सब कुछ बता देता है, जिसके बाद रोहित अपनी माँ और अपनी पत्नी काव्या को बाहर घूमने की प्लानिंग बताता है, जिसे सुनकर सब लोग तैयार हो जाते हैं और सभी की टिकट हो जाती है। जाने वाले दिन अचानक से रोहित के लिए एक अर्जेंट मीटिंग के लिए कॉल आ जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ निधि पैर में मोच आने का बहाना बना देती है। मुझसे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा। मुझे तो आज ही बहुत जरूरी मीटिंग के लिए जाना है। अगर ऐसी बात है तो हमें कहीं नहीं जाना चाहिए। अरे नहीं काव्या, तुम माँ के साथ निकलो, मैं पीछे से तुम्हारी बड़ी बहन का पैर डॉक्टर को दिखाने के बाद उसे अपने साथ ले आऊंगा। रोहित की बात मानकर काव्या अमृता के साथ चली जाती है। उनके जाने के बाद निधि और रोहित एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं और बहुत खुश होते हैं। उस दिन वो पूरा दिन साथ में रहते हैं। रात को रोहित अपने हाथों से निधि के लिए खाना बना कर लाता है। अरे मेरी जान, देखो मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए खाना बनाया, ये लो मेरे हाथों से खाओ। रोहित अपने हाथों से निधि को खाना खिला रहा होता है कि तभी अचानक से घर पर काव्या आ जाती है और वो अपने कमरे का दरवाजा खोल कर देखती है। उसके हाथों में उसके सूटकेस होते हैं। अपनी बहन और अपने पति को एक साथ उसी कमरे में देख काव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वाह बहन वाह, तुमने तो एक बार भी अपनी छोटी बहन के बारे में नहीं सोचा और मेरी सौतन बनने चली। मुझे तो बहुत दिनों से तुम्हारे ऊपर शक था, लेकिन मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं तुम्हें रंगे हाथ पकड़ना चाहती थी। तभी वहां अमृता भी आ जाती है और कहती है, ये सब क्या बदतमीजी है रोहित, मैंने तुम्हारे बारे में ये कभी सोचा भी नहीं था। तुम इतने गिरे हुए होगे, तुम्हें तो अपना बेटा कहते हुए भी मुझे शर्म आती है। ये सब सुनकर रोहित अपनी नजरों में गिर जाता है और उसे अपनी गलती का पछतावा होता है। वो फौरन अपनी माँ और अपनी पत्नी के पैरों में गिर जाता है। मुझे माफ कर दो काव्या, मैं भटक गया था, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। रोहित को माफी मांगते हुए देख निधि भी अपनी बहन और उसकी सास से माफी मांगती है, जिसके बाद निधि अपना सामान पैक करके अगले ही दिन वहां से चली जाती है। काव्या भी रोहित को माफ कर देती है और उसके साथ जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला लेती है।